91.2 ज्योतिर्गमय पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कम्युनिटी रेडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अक्षत मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हूं। आज हमारे साथ कानून और आप के विषय पे बात करने के लिए डॉक्टर एल.एस. राणा हैं, जो कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पंजाब से डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे और जिनका एक्सपीरियंस है वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चंडीगढ़ के साथ जुड़े रहे हैं। आज जो विषय जिस पे ये बात करेंगे हमारे साथ, वो विषय है नशों की आदत एवं रोकथाम। डॉक्टर राणा, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि जो ड्रग्स हैं वो कितना उसका प्रेवलेंस होता जा रहा है, कितना वो फैलता जा रहा है, और आज का जो यूथ है, हमने सुना है कि पंजाब में विशेषकर और नॉर्दर्न रीजन में यूथ इसकी चपेट में आता जा रहा है। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। डॉक्टर अक्षत, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो ड्रग्स और नारकोटिक्स, जिनको हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, इनका प्रचलन नो डाउट के बड़े पुराने समय से है। पहले भी लोग इनको कंज्यूम करते थे, लेकिन पहले सीधी सादी कोई अफीम खा लेते थे लोग, जैसे, या कोई जैसे एक चूरा पोस्ट पे डिपेंड करते थे, जो जिन लोगों को इसकी आदत थी। लेकिन आजकल के ज़माने में नए नए साल्ट आ गए हैं, बहुत तरह की ड्रग्स आ गई हैं। कोई जैसे कोई मेथाम्फेटामीन है, या कोई दूसरी ड्रग्स जैसे कीटामीन आ गई है अभी मार्केट में, या जैसे एलएसडी तो पुरानी चीज़ थी, लेकिन एलएसडी का भी यूज़ अब काफ़ी लोग करने लगे हैं जी। और यूथ में एक्चुअली इसकी एडिक्शन ज़्यादा हो गई है। यूथ अब इस पे ज़्यादा डिपेंड करने लगा है और यूथ स्पॉइल हो रहा है ड्रग लेकर। जी 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 जी। तो ये जो ड्रग एडिक्शन टर्म जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, ये कौन सी स्टेज है किसी भी अब्यूज़र के लिए? हम कब मानते हैं कि ये ड्रग एडिक्ट हो गया है इंडिविजुअल? डॉक्टर साहब, जैसे हम एडिक्शन और हैबिट, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जी। हैबिट हम ये कहते हैं कि जैसे हमें चाय पीने की आदत है, राइट, हमें स्मोक करने की आदत है। अच्छा, ये जो आदतें होती हैं, आदत तो ड्रग लेने की भी आदत ही है, लेकिन इस आदत को हम एडिक्शन कहते हैं। और फ़र्क ये है हैबिट और एडिक्शन में कि जो हैबिट होती है उसको अगर हम छुड़वा दें, किसी आदमी को हम फर्ज करो चाय ही ना दें, उसको कोई चाय पीने की आदत है, उसको चाय ना मिले, स्मोक करने के लिए ना दिया जाए, थोड़ी देर के लिए तो उस आदमी को बेचैनी होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका काम चल जाएगा इसके बिना। लेकिन जो एडिक्शन है, एडिक्शन और आदत में ये फ़र्क है कि जिस चीज़ की हमें एडिक्शन हो जाती है, जिस ड्रग, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, ये एडिक्शन लाती हैं आदमी में जो इसका सेवन करते हैं। मैं लिसनर्स के लिए डॉक्टर साहब ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने अभी टर्म इस्तेमाल की कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में, इन दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है और इनकी कोई क्लासिफिकेशन क्या अलग है? जी। इसका डॉक्टर साहब, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक एक्ट बना है 1985 में जी। ये हमारे लॉ में है, हम इसका पालन करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस हैं एक्ट में। इन दवाइयों की जो इन ड्रग्स की जो दवाइयाँ भी, इनको अक्सर हम कह देते हैं नशीली दवाइयाँ, इनकी प्रोडक्शन, इनकी सेल, इनका कंजप्शन, वो सब इस एक्ट के मुताबिक जो वेरियस प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना है। और इस एक्ट में वेरियस ड्रग्स दी हुई हैं, कुछ एक शेड्यूल्ड बने हुए हैं, इसमें लिस्ट बनी हुई हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये नारकोटिक्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। और बेसिक जो फ़र्क है दोनों में वो ये है कि नारकोटिक ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। जैसे अफीम जो है एक नारकोटिक ड्रग है जी। या जो कैनाबिस, जिसको हम भांग का पौधा कहते हैं, इससे हमें बहुत सारे नारकोटिक मिलते हैं, जैसे गांजा मिलता है, या हमें जो चरस मिलती है, या इसके अलावा इवन भांग भी मिलती है, वो भी नारकोटिक ही है। ये हाशिश ऑयल मिलता है, ये सब नारकोटिक्स हैं। या हमें कोकेन मिलती है, एराथ्रोजाइलोन कोका करके एक प्लांट है जो इसका जो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, नेटिव प्लांट है, और भी जगह कई लोग उसको ग्रो करते हैं, लेकिन वहाँ का नेटिव है, तो उससे हमें कोकेन मिलती है। ये सब जो ड्रग्स हैं ये नारकोटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स हम सिंथेसाइज करते हैं, उन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पर वही असर है जो नारकोटिक्स का है, यानी जिस तरह के असर नारकोटिक ड्रग्स के होते हैं। जैसे इसमें हेलुसिनेशन पैदा होती है, समटाइम्स सेडेशन होती है, स्टिमुलेशन होती है। ये जो
इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पर, जी। ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस भी, कुछ केमिकल जिनको हम सिंथेसाइज कर लेते हैं लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में, उसी जैसा असर पैदा करने के लिए इन ड्रग्स को हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस तो ऐसी हैं जिनको एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है, मेडिसिन के तौर पे हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, हम उनको यूज करते हैं। लेकिन एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि उस लिमिट में रह करके उनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट को जब हम क्रॉस करते हैं, जो प्रोविजंस हैं उसमें दी हुई, तब ये भी हम इसका एनडी और पीएस एक्ट जो है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में, ये ऑफेंस बन जाता है। तो ये इनमें फर्क है। और जैसे हम एडिक्शन की बात कर रहे थे, एडिक्शन का मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि एडिक्शन और हैबिट में फर्क ये है कि जब जिस आदमी को कोई एडिक्शन लगी हुई है उसको वो ड्रग ना दी जाए तो उसमें फिर उसके विड्रॉल सिंड्रोम हमें देखने को मिलते हैं। राइट, उसमें तड़प पैदा होती है उस चीज को हासिल उसमें विड्रॉल सिंड्रोम में ऐसा होता है कि आदमी को पहले तो रेस्टलेसनेस होती है, फिर उसको जो है उसकी आईज नोज दे स्टार्ट फ्लोइंग, उसमें जो है पानी चलना लग जाता है। अच्छा, फिर जो है उसको फीवर भी हो जाता है, हल्का सा क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, तो गूज फ्लैशेस हमें नजर आने लगते हैं। अच्छा, और उसका क्या है कि कुछ ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आती हैं, नींद नहीं आती, तो इस तरह की बेचैनी उसको होती है। तो हम उससे तब डर भी जाते हैं कि इस आदमी को हमने ड्रग नहीं दी तो ये मर ही ना जाए कहीं। हाँ, लेकिन इस तरह के जो 1-2 दिन तक इस तरह का हाल उस आदमी के साथ बीतता है, उसके बाद फिर ये जो सिंड्रोम्स हैं, जो विड्रॉल सिंड्रोम जिनको हम नाम दे रहे हैं, ये सबसाइड करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आदमी रिकवर होना शुरू हो जाता है। आज का जो युवा नशों की चपेट में आता जा रहा है, तो उनके सोर्सेस क्या हैं ड्रग्स के, कहाँ से ये ड्रग्स जो है उनको उपलब्ध हो पाते हैं? डॉक्टर साहब, सोर्सेस तो ड्रग्स के इस प्रकार हैं कि इसकी हम लीगल तौर पे भी खेती करवाते हैं, वहाँ से भी ये ड्रग्स जो है स्मगल होकर के यूथ को मिलती हैं, और बहुत सारी जो इसकी कल्टीवेशन होती है ड्रग्स की, नारकोटिक ड्रग्स की, वो इलीगल कल्टीवेशन है। और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं कि जहाँ ये सिंथेसाइज भी होती है, जिनको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं जी। और ये जो खेती हमारे इंडिया में भी होती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन है इसमें ओपीएम की, जो वर्ल्ड ओवर जो प्रोटोकॉल है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है नारकोटिक ड्रग्स। ये अफीम प्रोड्यूस करता है और अफीम में से बहुत सारे अल्कोलाइड निकलते हैं, वो सभी नारकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में ही आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है कि भारत में कुछ जगहें हैं जहाँ पे इसको लीगली भी कल्टीवेट किया जाता है, और पंजाब में अक्सर ये कहा जाता है कि बॉर्डर से आती हैं ये चीज़ें, या कुछ दूसरी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान इत्यादि या मध्य प्रदेश से ये चीज़ें स्मगल होकर आती हैं। क्या ये कुछ प्रोविजन स्पेशली कुछ स्टेट्स में बनाए गए हैं, या इनको लीगली कल्टीवेट करना वहाँ पे अलाउ किया गया है? डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे कंट्री में 3 स्टेट ऐसी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनका कुछ एरिया है जो ये ओपीएम की कल्टीवेशन में हमने डाल रखा है, वहां पर ओपीएम की कल्टीवेशन होती है। लगभग 11,000 हेक्टेयर एरिया है जहां ये लीगल तौर पे इसकी खेती करवाई जाती है, और उसमें एक परमिट लेना पड़ता है फार्मर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। उसमें एक कुछ उन्होंने लिखा होता है, कंडीशन हर साल बदलती रहती है कि कितनी क्वांटिटी गवर्नमेंट को देनी है पर हेक्टेयर। वो क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है, जो डिपेंड करता है कि मौसम का हालात कैसा है और कैसा एनवायरनमेंट है उस वक्त का। कोई नेचुरल कलामिटी से उसमें कोई प्रोडक्शन में कुछ कमी आ रही है या अच्छी जो है प्रोडक्शन हो रही है, उसके मुताबिक एक मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड उसको हम बोलते हैं MKOY। तो वो MKOY निर्धारित करती है गवर्नमेंट, और वो फसल जो पैदा करते हैं फार्मर, वो फसल उन्हें गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवानी पड़ती है।